गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने कोलॉइड्स स्टार्ट किया था। कोलॉइड्स में हमने ये डिस्कशन किया था कि उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डीएम डीपी के बीच में, उनके इंटरेक्शन के बीच में अगर इंटरेक्शन रहता है तो कोलॉइड्स किस टाइप के बनते हैं, ठीक है। और फिर नेचर ऑफ डीपी एंड डीएम के बीच में हमने देखा था 8 टाइप्स के कोलॉइड सॉल्यूशन बनते हैं। एंड देन आफ्टर लास्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज के ऊपर कोलॉइड्स किस टाइप के बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया ताकि अपना टाइम बचे। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होता है भैया? मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़ा सा एक एग्रीगेट होके बड़ा सा कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, बड़ा सा पार्टिकल साइज बना लेते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। गोल्ड सोलर सल्फर सोलर इनके एग्जांपल है, आप इनके एग्जांपल याद रखिएगा। हालांकि ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ एसोसिएटेड कोलॉइड्स है, ठीक है। देखो मल्टीमोलिकुलर में आप जैसे चॉल वगैरह बेस्ट एग्जांपल, चॉल वगैरह क्या होता है? एक बड़े से इलाके में बहुत छोटे छोटे नंबर्स ऑफ फ्लैट्स होते हैं। और मैक्रोमोलिकुलर बंगलों के जैसे समझ, बंगलो क्या था? बड़े से इलाके में सिर्फ एक घर रहता है, तो वो बंगलो हो गया। तो वही दैट्स व्हाट मॉलिक्यूल व्हिच आर बिगर इन साइज, दैट इज देयर पार्टिकल साइज इज ऑफ colloidal dimension, that's nothing but macromolecular colloids, ठीक है। नाउ दैट्स एग्जांपल इज स्टार्च, प्रोटीन एंड cellulose ADC, ठीक है। Now associated colloids, there are many certain substances which behave as normal electrolyte at low concentration but behave as associated colloids at high concentration. Now जैसे क्या होगा कि अगर लो कंसंट्रेशन पे ये कोलॉइड्स है तो बिल्कुल नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करते हैं, इट जस्ट बिहेव नॉर्मली एज इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जैसे जब आप ऐसे जैसे जैसे व्हेन यू आर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन at very high concentration, then only it behave as colloid, but at low concentration they are normal electrolyte only, and its example best example is soap and detergent, ठीक है। अब इसको हम एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आवर इसको और डेफिनेशन में लिखो तो इसका डेफिनेशन अगर सब्सटेंस उस पार्टिकल substance whose particle aggregate together to form particles of colloidal dimension. Two particles colloidal of dimension are known as associated colloids. Substance whose particles are aggregate together to form particles of colloidal dimension, मतलब एक दूसरे से जुड़ के वो पार्टिकल कोलॉइडल डायमेंशन का फॉर्म करते हैं, उनको हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज सीएमसी। सीएमसी इज क्रिटिकल, ये भी बहुत कभी कभी पूछा जाता है, क्रिटिकल मिसेल concentration, critical micelle concentration, okay. Now what is the formation of micelle takes place? Formation of micelle take place above a particular concentration, above a particular concentration which is known as CMC। मतलब जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है एक कंसंट्रेशन, मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है इस एग्रीगेट को फॉर्म करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीएमसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, ओके, जिसको हम टीके से भी लिखते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स takes
place. Formation of missile takes place above a particular temperature. Above a particular temperature. Above a particular temperature, which is known as क्राफ्ट टेम्परेचर, which is known as क्राफ्ट टेम्परेचर. ठीक है, जिस टेम्परेचर के अबव जो मिसल फॉर्मेशन होता है उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स. फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सोडियम स्टेरेट. सोडियम स्टेरेट. सोडियम स्टेरेट. सोडियम स्टेरेट कैसा, इसका फॉर्मूला होता है C17H35COO Na+. तो C17 मतलब समझ लो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ओके, CH2 COO Na+, इस तरीके से होता है. ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते, या तो आप ऐसे कर 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ठीक है, एंड देन आफ्टर C+O. ठीक है, नाउ ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट. और दिस यही होता है हेड. इसी को हेड से भी डिनोट करते हैं. और ये जो पार्ट है पूरा, ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट. ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट. दिस इज योर हाइड्रोफोबिक पार्ट. एंड इसको हम टेल से भी डिनोट करते हैं. ये इसका टेल हो गया, इसका हेड हो गया. तो हेड होता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाता है. बाकी एज इट इज ऐसे कैसे रहते हैं. मतलब ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हो जाएगा 18. मतलब ये जो पार्ट हो गया गोल, ये हेड हो गया. ठीक है, अब होता क्या है इसमें एक्चुअली में, समझिए बात को. जैसे आपने वाटर लिया यहाँ पे, ठीक है, वाटर में आपने डिटर्जेंट डाला, तो जो ये वाला पार्ट रहता है ना, ये वाला हेड वाला पार्ट, वो ही चीज डिसॉल्व होता है. बाकी ऊपर ये ऊपर रहता है, ये पूरा ऊपर रहता है. ठीक है, अब जैसे मैं डालते जाऊंगा कम से कम 100 ऐसे मॉलिक्यूल होने चाहिए, तब जाके वो कोलाइड्स बनाते हैं. तो जब ये तो हालांकि मैंने 10 भी नहीं दिखाया, जब ये बनेंगे तब ये जाके कोलाइड्स बनता है. तो एग्रीगेट अरेंजमेंट ऑफ स्टेरेट आयन, अरेंजमेंट ऑफ स्टेरेट आयन, अरेंजमेंट ऑफ स्टेरेट आयन इन वाटर, ठीक है. अब बनता कैसे ये देखो. अब जैसे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे, कम से कम 100 होने चाहिए, तो किस तरीके से बनता है. तो जो मॉलिक्यूल बनेगा ना, तो उसके सरफेस पे ये तो इस तरीके से रहता है. आयनिक पार्ट जो रहता है ना इसका, वो ऊपर रहता है और टेल नीचे रहता है. जो सोप बबल बनता है ना, वो कुछ इस तरीके रहता है. जो बबल रहते हैं आपने देखा होगा, फॉर्म या झाग जो रहता है, वो कुछ इस तरीके से जो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके कोलॉइड बना देते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं बल्क में. मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप डिसॉल्व करते जाओगे, डिसॉल्व तो बहुत सारे क्या होते हैं वाटर के बल्क में डिसॉल्व होते जाएंगे, मतलब बॉन्डिंग बनाने. क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो इस तरीके से लार्ज नंबर बहुत बड़े पैमाने में ये मॉलिक्यूल बनता है, बड़े सब मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, इसी को बोलते हैं 100 और मोर आयनिक मिसल. 100 और मोर आयनिक मिसल, अरेंजमेंट ऑफ स्टेरेट आयन,
set bulk of water at critical micelle टेम्परेचर। मतलब ये वो वाले मॉलिक्यूल है जैसे आप क्या कर रहे हो, डिटर्जेंट डालते जा रहे हो तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, बल्क में चले जाएंगे, बल्क में चले जाएंगे तो इस तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, यही पे आता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या कहता है भैया, जैसे ये क्लॉथ है, ठीक है, और इसमें ऑयल है मान लो, सपोज करो, तो एक्चुअली ये जो होता है ना नॉन पोलर पार्ट होता है, ऑयल वगैरह जो डर्ट वगैरह जो रहता है ना कपड़े के ऊपर, वो नॉन पोलर पार्ट होता है। ठीक है, आपने इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट साबुन रगड़ते हैं, डिटर्जेंट रगड़ते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है इस कॉइल के ऊपर ये ऊपर में रहेगा और टेल वाला पार्ट पोलर को डिसॉल्व कर लेता है। क्या कर लेता है, पोलर को डिसॉल्व कर लेता है। हालांकि आप ये सब पहले से जानते हो, ठीक है, मैं बहुत समझा। तो इस तरीके से क्या होगा, अब ये जुड़ते जाएंगे, एक तरह के समय आएगा कि बहुत बड़ा कोलॉइडल पार्ट बना लेगा और इसको खींच के ये बाहर निकाले, तो इस तरीके से क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप हो जाता है। ठीक है, और एक सर्फेक्टेंट्स भी होता है यहाँ पे, वर्ड सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, प्लीज एनसीईआरटी पढ़िएगा इसमें डिटेल में, जो थ्योरी थी मैंने उसको समरी बता दिया आपको कि ये नॉन पोलर पार्ट होता है और इसका जो नॉन पोलर पार्ट होता है इसमें जाकर अटैच होता है, और बहुत सारे हम जब डालते जाते हैं, साबुन रगड़ते जाते हैं, तो एक बड़ा सा कोलॉइडल बनाता है, कौन सा, इस टाइप का 100 और मोर आयनिक मिक्सचर एक तरीके के बनाते हैं, और इस तरीके से नॉन पोलर पार्ट को पूरा खींच लेते हैं, इस तरीके से क्लींजिंग होता है, इस तरीके से क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है। ठीक है, हालांकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए, बट बोर्ड वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गो थ्रू करिएगा। ठीक है, दीज आर द सब्सटेंस, सर्फेक्टेंट्स क्या होता है, कभी-कभी बोर्ड में ये भी पूछ लेता है, दीज आर द सब्सटेंस, these are the substance which are preferentially adsorb at interface 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 like air water like air water like air water oil water like air water oil water and thus helps in emulsification and thus helps in emulsification। ठीक है, emulsification वगैरह मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये ऑयल और ये वाटर है, ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छा emulsification बनता है ये बेसिकली। आप उसका बेस्ट एग्जांपल में समझाने की कोशिश करो, आपने दूध वगैरह आप जब लेने जाते हो तो आपके दूध में बहुत वैरायटी होती है, जैसे आपका डबल टोन मिल्क, गोल्ड मिल्क, ठीक है, डबल फैट मिल्क। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ऑयल वाटर में जनरली डिसॉल्व नहीं होता, समझना थोड़ा बात को, कि ऑयल जो होता है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसमें हमें कुछ स्टेबलाइजर डालना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा सर्फेक्टेंट डाल देंगे कि जो इंटरफेस को, जैसे ऑयल वाटर को क्या कर देता है, इमल्सिफिकेशन, मतलब एक अच्छा सॉल्व बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, आपने देखा होगा डबल टोन मिल्क और गोल्ड मिल्क में फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, डबल टोन मिल्क में फैट ना के बराबर होता है, और टोन मिल्क में थोड़ा सा फैट ज्यादा, मतलब डबल, मतलब गोल्ड वाले से कम रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फैट मतलब एक तरीके का ऑयल है। आपने देखा होगा जो डबल टोन मिल्क होता है, या सॉरी जो गोल्ड मिल्क होता है, उसमें थोड़ा तो घी थोड़ा ज्यादा रहता है, आप जब गर्म कर देखो ऑयल थोड़ा ऊपर में आ जाएगा। तो कभी आप जब कभी आप दूध वगैरह पियोगे, अच्छी क्वालिटी का दूध देखेंगे, उसमें मलाई पहले आ जाती है, घी पहले से ऊपर में तैरने लगता है, तो वो अच्छी क्वालिटी का दूध माना जाता है। तो उसमें इसका मतलब ये है उसका इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन जो डबल टोन मिल्क होता है उनके वो अच्छे इमल्सिफिकेशन होके जाते हैं, और इस तरीके से दूध बनता है। ठीक है, तो हाँ, बहुत ज़्यादा हमें इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम, तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, यहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स सॉल्यूशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स सॉल्यूशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, पहला है लायोफिलिक,
सोल्व के लिए कोई भी स्पेशल मेथड यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप सिंपल डीएम और डीपी को मिक्स कर दोगे तो डायरेक्टली आप लायोफिलिक सोल्व बना सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं नो स्पेशल मेथड required for formation, no special method required for formation of those soul, they are simply formed by mixing, शेकिंग और कभी कभी हल्का सा गर्म करना पड़ता और वार्मिंग डीपी विद पीएम। बस इससे ज्यादा आपको पता करने की जरूरत है। जो स्पेशल मेथड होता है वो होता है लायोफोबिक के लिए। लायोफोबिक सोल के लिए आपको स्पेशल मेथड की जरूरत होती है। स्पेशल मेथड आर रिक्वायर्ड, स्पेशल मेथड आर रिक्वायर्ड। पहला मेथड होता है डिस्पर्सन मेथड, सेकंड मेथड होता है कंडेंसेशन। इसमें भी मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें भी पहला वाला मेथड इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए सेकंड मेथड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्पर्सन पार्टिकल में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलॉइडल फॉर्म करता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल एग्रीगेट करके कोलॉइडल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्सन मेथड में भी अगर मैं बता दूं तो इसमें भी तीन टाइप के होते हैं, डिस्पर्सन और कंडेंसेशन। डिस्पर्सन में पहला होता है मैकेनिकल डिस्पर्सन। क्या होता है, मैकेनिकल डिस्पर्सन, ठीक है। सेकेंड होता है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, ठीक है। और तीसरा होता है पेप्टाइजेशन, ठीक है। इसमें भी सिर्फ पेप्टाइजेशन, डिस्पर्सन, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन आपके लिए मैं खाली हालांकि थोड़ा बहुत बताऊंगा मैकेनिकल के बारे में, बाकी आप भी थोड़ा एनसीईआरटी में रेडी कर लेना, ठीक है। फर्स्ट है फिजिकल मेथड, कंडेंसेशन में फिजिकल मेथड है, ठीक है। फिजिकल मेथड में भी दो मेथड आता है। एक होता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बाय एक्सेसिव कूलिंग। ये सब तो नाम से समझ में आ रहा है भाई, आपको कोलॉइडल सॉल्व बनाना है, एक तो बहुत ठंडा करके और दूसरा सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके, ठीक है। सेकेंड मेथड होता है मेरा केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में एक पहला ये इसमें भी कुछ टाइप है, जैसा पहला डबल डिकम्पोजिशन, इसमें है। फिर सेकेंड मेथड होता है ऑक्सीडेशन, इसके बाद आता है रिडक्शन, और लास्ट मेथड जो होता है केमिकल मेथड में हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, ओके। तो देखिए करके हम डिस्कशन करते हैं एक एक मेथड को, ठीक है। पहला होता है मेरा मैकेनिकल डिस्पर्सन, ठीक है। पहला मेथड हुआ मैकेनिकल, देखो डिस्पर्सन मेथड ही होता है किसके लिए, जब लार्ज नंबर ऑफ बड़ा सा मॉलिक्यूल का साइज है उसको तोड़ तोड़ के
आपको किस रेंज में लाना, 10 रेंज के मतलब 1000 नैनोमीटर के रेंज में लाना है। किस में रेंज में लाना है, 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर जैसे आप समझो 1 मीटर इतना होता है, उसका 10⁻⁻6 पार्ट में आपको लेके आना है लार्ज मॉलिक्यूल को, ठीक है। केमिकल मेथड इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है, ऑलरेडी स्मॉल होते हैं, वो जुड़ के कोलॉइडल बनाते हैं, ठीक है। ये फर्क होता है। डिस्पर्जन में बड़े वाले को तोड़ के आपको बनाना है, कंडेंसेशन में छोटे वाले को जोड़ के बनाना है, ठीक है। अब पहला इसमें मेथड आता है मैकेनिकल डिस्पर्जन। हालांकि यह बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसमें पूछा नहीं जाता। पॉइंट इज दैट आपको क्या करना होगा, पहले एनसीईआरटी पढ़ना, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूं। क्रशर होता है, एक बड़ा सा ऊपर में क्रशर होता है। क्रशर क्या करता है, उसको एक आपने बड़ा लार्ज नंबर का पार्टिकल का साइज डाला, उसको क्रश करता है, ग्राइंड करते जाता है और उसको एटलीस्ट पाउडर फॉर्म में ले आता है। और जब तक वो 10⁻6 के -6 के रेंज में नहीं आ जाता तब तो उसको क्रश करेगा, उसके नीचे से फिर वो सॉल्वेंट वगैरह पास करता है और सॉल्वेंट पास करने से बाद में क्या होता है, सोल बन जाता है, ठीक है। ये बेसिकली मैकेनिकल डिस्पर्जन का आपको आइडिया मैंने दिया। तो प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी एक बार, ठीक है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड मेथड जो हमारा है वो है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड या इसको हम ब्रिडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ब्रिडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है, this method is suitable for preparation of metal soul like gold, सिल्वर एंड प्लैटिनम। मतलब बेसिकली ये मेथड उनके लिए सुटेबल है जिस मेथड को मुझे सॉल्व बनाना, जैसे एक्सपेंसिव मेटल के सोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किया क्या जाता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक बड़ा सा कंटेनर लिया जाता है जिसमें बहुत सारा आइस भरा जाता है। इसमें ये कौन सा है, ये क्या है, यहाँ पे आइस, दिस इज योर आइस, ठीक है। और एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, ठीक है, वाटर प्लस KOH का, ये स्टेबलाइजर का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मेटल रखा मैंने, ठीक है, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जिसका भी सोल बनाना, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम जिसका सोल बनाना, तो वो मेटल का आप इलेक्ट्रोड लोगे, आप यहाँ पे वो मेटल का यहाँ पे आप क्या लोगे, इलेक्ट्रोड लोगे, ठीक है। इसके बाद वो क्या करेगा, आप जैसे स्पार्क यहाँ पे करंट देने के बाद यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो ये टूट के नीचे गिरेगा और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये सोल बन जाता है। तो जब स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो बहुत मतलब ये जो मेटल जो टूट के जो गिरता है, मतलब जो कोलॉइडल के फॉर्म में गिरता है, ये बहुत ज्यादा हीट में रहते, तो ये आइस क्या करता है, उसको ठंडा करने का काम करता है। इस तरीके से यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, सोल तैयार मिल जाता है इनका। तो यही बेसिकली ब्रिडिक्स आर्क मेथड है आपका। बट एक बार गो थ्रू एनसीईआरटी जरूर, एनसीईआरटी का एक बार लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ठीक है। हालांकि मैं तो आपको उतना ही बता पाऊंगा जितना हमें जरूरी है, क्योंकि ये सब बोर्ड वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, बट नॉट फॉर जेईई मेंस या नीट वगैरह में तो कभी नहीं पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली prepared precipitate into colloidal solution is known as peptidation, and
किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को हम क्या करते हैं, कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन बोलते हैं। जिस एजेंट के थ्रू हम प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं उसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। होता किस तरीके से ये, जैसे सपोज करो FeOH3 क्या होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। दिस इज नथिंग बट रेडिश ब्राउन पीपीटी। इसमें मैंने क्या किया, FeCl3 मिक्स किया एज अ पेप्टाइजिंग एजेंट। FeCl3 मिक्स किया तो ये बनाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ FeOH ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रहता है। होता किस तरीके से, जैसे ये पीपीटी है ठीक है, पीपीटी है। अब यहाँ किसका है, FeOH का पीपीटी है ये ठीक है। और इसमें आपने क्या डाला, FeCl3 डाला। तो ये क्या करेगा, Fe+3 को अपने ऊपर क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब प्लस प्लस बहुत ज्यादा पास में होंगे तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से अलग हो जाता है ये ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अलग हो जाएगा। अब ये वापस जुड़ेगा नहीं, एक बार टूट गया तो ये वापस जुड़ता नहीं है। और इस तरीके से बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया ठीक है। ये पेप्टाइजेशन होता है ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल योर पेप्टाइजेशन ठीक है। ओके नाउ ठीक है। एक और जैसे एग्जांपल दूं, जैसे AgNO3। देखो मैंने आपको पहले बोला था लायोफिलिक सोल में कभी भी चार्ज नहीं आता। चार्ज किस में आएगा, लायोफोबिक सोल में। तो वो आपको दिख भी रहा है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे AgNO3 में आपने Ki मिक्स किया तो AgNO3 ऑब्वियस सी बात है एक्सेस अमाउंट में आप उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या मिक्स करो, Ki। तो होगा क्या, AgI का तो पीपीटी बनेगा। अब उस पीपीटी पे कौन सा चीज एब्जॉर्ब होगा, आप सोचो कौन सा चीज एब्जॉर्ब होगा, जाके K+ जाके मेरा एब्जॉर्ब हो जाएगा ठीक है। और यदि मैंने Ki का सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, Ki का सॉल्यूशन में मैं प्रेसिपिटेट मिक्स कर रहा हूं AgNO3, तब यहाँ पे अगेन अभी भी बनेगा तो AgI का पीपीटी, येलो पीपीटी ठीक है। अगेन क्या बनेगा, AgI का पीपीटी। लेकिन अब क्या मिक्स हो, अब मेरे यहाँ पे I- का यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। तो ये सब बातें थोड़ी बहुत आप याद रखिएगा, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ये डिस्पर्जन मेथड खत्म हुआ ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कंडेंसेशन मेथड ठीक है। कंडेंसेशन मेथड में ठीक है, कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, पहला मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। बाय exchange of solvent when a true solution is mixed with some another solvent in which solute is insoluble, in which solute is insoluble and solvent is soluble, and solvent is soluble, a colloid solution is formed. A colloid solution is formed. होता क्या है, आपने कोई ऐसा ट्रू सॉल्यूशन लिया ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम उसको एक अनदर सॉल्यूशन में लेके जाते हैं इस तरीके से। बट याद रखना आप तभी ऐसा ये मेथड तभी यूज कर सकते हो ना, अगर उस ट्रू सॉल्यूशन का अनदर सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूट तो इनसॉल्युबल होना चाहिए और सॉल्वेंट सॉल्युबल होना चाहिए। इससे क्या होगा, सॉल्वेंट एक्सचेंज होके
वो दूसरा सॉल्वेंट क्या करेगा, इसके साथ कोलॉइडल सॉल्ट क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे क्या बोलते हैं, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसको सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, ठीक है, इन इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, ये एग्जांपल है, याद रखिएगा। ठीक है, सल्फर इथेनॉल में भी होता है और सल्फर वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इथेनॉल में तो सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, बाय एक्सेसिव कूलिंग, नाम से समझ में बहुत ज्यादा ठंडा करने के बाद उस वो पार्टिकल जम जाएगा और जमने के बाद वो क्या बना देता है, कोलॉइडल सॉल्ट बना देता है। तो ये हमारा था कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये था फिजिकल मेथड में, कंडेंसेशन में भी फिजिकल मेथड था ये मेरा। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू अनदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। ओके, केमिकल मेथड में भी पहला मेथड है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन मेथड, इसमें क्या होता है, देखो ये रिएक्शन आपको याद रखने है कि आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है H2S के साथ रिएक्ट करके, when arsenic oxide react with H2S is provide arsenic sulfide plus water. ठीक है, but it is a simple method of double decomposition method. Okay, now another, see simple, आपको यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शंस याद रखने, बाकी उसमें कुछ है ना एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन मेथड, अनदर वन इज ऑक्सीडेशन मेथड। तो ये रिएक्शन आपको याद रखने हैं, बेटर याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, H2S रिएक्ट करता है सल्फर ऑक्साइड के साथ और यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्ट बनाता है सल्फर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप HNO3 भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड SO2 HNO3 आप कुछ भी यूज करो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये कोलॉइडल सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर, कोलॉइडल ऑफ सल्फर, सल्फर का कोलॉइडल बनाता है। ठीक है, थर्ड वन इज रिडक्शन, थर्ड वन इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल, AuCl3 को अगर मैं 3SnCl2 के साथ मिक्स कर दूं, it will provide 2Au plus 3SnCl4। ठीक है, 3SnCl4, फोर्थ है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, FeCl3 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये प्रोवाइड करेगा FeOH राइस प्लस 3HCl। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, नाउ तो ये आपके लास्ट मेथड था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। ठीक है, अब मेथड अब बना, जब अगर कोई प्रोसेस बनता है तो उसमें ये भी होता है, इम्प्योरिटीज भी रहती है, तो इनको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वही मेथड हम पढ़ेंगे, प्यूरिफिकेशन। Purification of colloidal solution. The process of removing soluble impurity. The
उस मेथड को प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। इसमें 3 मेथड होता है। पहला होता है डायलिसिस, खैर मेडिकल वाले टर्म तो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। सेकंड होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस समझ गए, मतलब वही इलेक्ट्रोडायलिसिस है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है। तीसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है? क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ removing soluble impurities from a colloidal solution, by means of diffusion, through a suitable membrane, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होता है? ब्लैडर ऑफ पार्चमेंट पेपर, क्या होता है? किसी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए किस सॉलिडल सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं। किस डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम किसके थ्रू करेंगे? सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू करेंगे। जैसा आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा ना, ऑस्मोसिस क्या करता है? ऑस्मोसिस में हमने देखा होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने देता है, सॉलिड मॉलिक्यूल को पास नहीं करने देता है। तो वही उसी तरीके से सुटेबल मेम्ब्रेन यूज करके हम क्या करेंगे? सिर्फ वो क्रिस्टलॉइड्स को पास करेगा, कॉलॉइड्स को पास नहीं करने देगा, ठीक है। तो यही होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं, दो टाइप के, एक होलो वाले स्फीयर बना रहा हूं मैं, एक डॉट वाले बना रहा हूं। तो होलो वाला जो है वो हो जाएगा कॉलॉइड्स, वो क्या हो जाएगा? कॉलॉइड्स। और ये हो जाएगा क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? डायलिसिस मेम्ब्रेन, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रेश वाटर जेट यूज कर रहा हूँ, फ्रेश वाटर जेट, ठीक है। फ्रेश वाटर जेट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से पानी भर जाएगा बहुत सारा, ठीक है, ये बहुत सारा पानी रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है, आउटलेट यहाँ से होगा, आउटलेट, ठीक है। यहाँ से जो पानी निकलेगा उसे वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड का निकलेगा। किसका निकलेगा? वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड। क्योंकि यहाँ से जो ऊपर जब ये मॉलिक्यूल जाएंगे तो ये डायलिसिस मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स को पास करने देगा, कॉलॉइड्स को नहीं पास करने देगा। और इस तरीके से यहाँ से जो मुझे मिल जाएगा बाहर में, वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड्स का मिल जाएगा आउटलेट में, और पानी में लगातार यहाँ पे भेजते जा रहा हूँ, ठीक है। और जब यहाँ पे जो लास्ट में जो मेरा इम्प्योरिटी बचेगा, दैट्स नथिंग बट कॉलॉइड जो बचेगा, वहां पे मैं सुटेबल सॉल्वेंट डाल के कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी बना सकता हूं। तो ये बेसिकली ओवरऑल आपका डायलिसिस होगा। डायलिसिस में आपने देखा होगा कि किडनी, आपने जो बेसिकली डायलिसिस कब होता है? जब किसी किडनी फेलियर होती है। किडनी क्या काम करता है? वहाँ ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, मतलब क्योंकि बेसिकली ब्लड भी आपका क्या है? लाइपोफिक है, चार्ज वाला है आपका, चार्ज सॉल्यूशन होता है, एनायनिक सॉल्यूशन होता है ब्लड भी आपका। तो उसमें क्या होता है? बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज होती है। तो डायलिसिस क्या करता है? किसी को सिर्फ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को, क्रिस्टलॉइड्स को अपने थ्रू पास करता है और इम्प्योरिटीज को एज इट इज बाहर छोड़ देता है, ठीक है। इसी वजह से क्या, जिसकी किडनी खराब होती है तो डायलिसिस में जाता है, ठीक है। और यहीं पे इलेक्ट्रोडायलिसिस आ जाता है, ठीक है। सेकंड मेथड मेरा जो होगा इलेक्ट्रोडायलिसिस।
इलेक्ट्रोडायलिसिस में टाइम बचा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका एक एनोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैथोड हो जाएगा, बस बाकी सब प्रोसेस होता है वैसा का वैसा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड, ठीक है। पूरे डायग्राम सेम है, बस यहाँ पे एक तरफ का कैथोड हो जाएगा, एक तरफ एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देता डायलिसिस ऑफ कोलोइडल्स, डायलिसिस ऑफ colloidal under the influence of under the influence of under the influence of an electrical field of an electrical field of an electrical field is known as electrodialysis, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखो मान लो एक नॉर्मल पार्चमेंट पेपर, आपने कोई फिल्टर पेपर लिया, नॉर्मल फिल्टर पेपर में अगर आप क्या करते हो, कोई कोलोइडल सॉल्यूशन पास करते हो, तो इसमें से क्रिस्टलाइड भी चले जाएंगे और कोलोइड्स भी चले जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फिल्टर नहीं कर पाता। इसी चीज को मैं अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, समझना थोड़ा बात को ध्यान से। अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब ये बनेगा कैसे, वही फिल्टर पेपर में अगर मैंने क्या डाला, कोलोडियन डाला, क्या डाला, कोलोडियन डाला मैंने। कोलोडियन क्या होता है, बेसिकली 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज, नाइट्रोसेल्युलोज, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अल्कोहल, इन अल्कोहल एंड ईथर, इन अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है, उसको हम कोलोडियन कहते हैं। और ये क्या करता है, सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स को बाहर करता है। तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड का मिलेगा, वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड का मिलेगा, और ऊपर में मेरे क्या जमा हो जाते हैं, कोलोइड जमा हो जाता है। यहाँ पे हम एक अच्छा सा सॉल्वेंट डाल के इस पूरे पेपर को हम एक वाटर में डाल के एक अच्छा सा कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज योर ओवरऑल आज का टॉपिक, ठीक है। बाकी कल हमारी लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, वो चीजें हम कल देखेंगे। तो दिस वाज योर ओवरऑल मेथड एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है। बाकी चीजें कल करेंगे। थैंक यू।